अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज आप इस वीडियो में आज के टॉपिक को समझेंगे। आज की वीडियो में आप एक्सरसाइज 1.5 की थ्योरी समझेंगे। एप्लीकेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस इन रियल लाइफ सिचुएशंस। इनके हम एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन को आम लाइफ में कहाँ पे यूज़ करते हैं, उसकी एप्लीकेशन क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। Although there are many real-life situations involving exponential and logarithmic functions. सबसे पहले आप देखें एप्लीकेशन सच एज ग्रोथ एंड डिके प्रोसेसेस। इनके किसी चीज़ का ग्रो या उसका डिके कम होना या इंक्रीज होना, ये हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ग्रोथ और डिके के मानों में लेते हैं। द मेजरमेंट ऑफ साउंड इंटेंसिटी इन डेसिबल्स, यानी कि ये बेसिकली डी स्मॉल और कैपिटल बी ये साउंड की यूनिट है। और इसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन या मॉडल्स आर यूज टू डिस्क्राइब क्वांटिटीज दैट चेंज ओवर टाइम। लॉगरिथमिक फंक्शन डिटरमिनिंग अननोन क्वांटिटीज इन सच मॉडल्स, यानी कि जो अननोन क्वांटिटीज होगी बाद का तो हम उनको न्यूमेरिकली फाइंड नहीं कर सकते, तो फिर हम लॉगरिथम के जरिए उनको फाइंड कर सकते हैं। द फार्मूला फॉर ग्रोथ एंड डिके विल बी यूज्ड एज गिवन मॉडल एंड विल बी ड्राइव्ड लेटर इन चैप्टर ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी फिलहाल इसी चैप्टर बुक के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन में वहां पे उसने ये फार्मूले भी ड्राइव किए हैं, इसके ग्रोथ और डिके के, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के और लॉगरिथमिक फंक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रोथ एंड डिके। Many natural and physical processes such as population growth, radioactive decay। देखें पॉपुलेशन ग्रो होती है, किसी चीज़ का रेडियोएक्टिव सबस्टांस होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाते हैं, डिके प्रोसेस होता है उनके अंदर। द रेट ऑफ चेंज इन प्रोपोर्शनल टू द करंट अमाउंट, दीज processes are known as exponential growth or decay। जनरल फार्मूला इसका क्या है, n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर के टी। एन हमारे पास क्या है, इज द अमाउंट एट टाइम टी, टी टाइम के बाद जो अमाउंट होगी, और एन नॉट ये इसके इनिशियल अमाउंट। के इज द कांस्टेंट, ये पॉजिटिव भी हो सकता है ग्रोथ के लिए और नेगेटिव होगा डिके के लिए, यानी कि के की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, लेकिन एक वक्त में एक ही होगी, ग्रोथ के लिए पॉजिटिव होगी और डिके के लिए नेगेटिव होगी। इन ग्रोथ द क्वांटिटी इंक्रीजेज विद टाइम, यानी ग्रोथ क्या है, टाइम के साथ साथ किस चीज़ का बढ़ना है। वाइल डिके डिक्रीजेज विद टाइम, डिके टाइम के साथ साथ किस चीज़ का कम होना, डिक्रीज होना। लॉगरिथम हम यूज करेंगे अननोन क्वांटिटीज को फाइंड करने के लिए। एग्जांपल नंबर 22 है, ए पॉपुलेशन इज गिवन बाय n इज इक्वल टू 200 e रेज़ टू 0.04 t। ये आपको पॉपुलेशन मॉडल दे दी, टी टाइम आपने फाइंड करना है इसमें, जबकि इनिशियल पॉपुलेशन इसकी है 400, टाइम जो है वो आवर्स में है। अब देखें गिवन हमें क्या है, n इज इक्वल टू 200 e रेज़ टू 0.04 t, और n की वैल्यू आपको उसने बता दी है कि t टाइम के बाद उसकी पॉपुलेशन ये हो जाती है, तो ये n आ जाएगा 400। यहाँ पे 400 पुट करेंगे, 200 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे 2 आ जाएगा और राइट साइड पे e की पावर 0.04 t। अब जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर वेरिएबल आएगा एक्सपोनेंट की जगह पे, उसको वैल्यूएट करने के दो तरीके हैं, या तो बेस इक्वल कर लें या फिर हम लॉगरिथम के जरिए उनको हल करेंगे। तो लॉग हमने अप्लाई कर दिया, log 2 इज इक्वल टू log e रेज़ टू 0.04 t। ये पावर इसके शुरू में मल्टीप्लाई हो जाएगी, बाकी बच जाएगा log e 1 के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा log 2 इज इक्वल टू 0.04 t।
0.04t को log2 पे डिवाइड कर दिया है, ये वैल्यू आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं log2, और 0.04 से डिवाइड कर देंगे, अप्रॉक्सीमेटली 17.33 आवर्स टाइम आ जाएगा। यानी कि इतने टाइम के बाद जो पॉपुलेशन है वो 400 हो जाएगी। एग्जांपल नंबर 23 है, ये डिके की एग्जांपल है। ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके अकॉर्डिंग टू n इज इक्वल टू 500 e की पावर k। इसमें आफ्टर 20 आवर्स द अमाउंट बिकम्स 300, कम हो गई है लेकिन है ये कैपिटल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के आपने फाइंड करना है, टी इन आवर्स, टाइम आपको दे दिया 20 आवर्स के बाद। गिवन क्या है, n इज इक्वल टू 500 e की पावर k, t 20 और n 300। पुट करेंगे, 500 से डिवाइड करेंगे, दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3/5 आ जाएगी। अब लॉग अप्लाई करेंगे दोनों साइड पे, क्योंकि हमें k की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पे जो इसकी पावर है, लॉगरिथम की वैल्यू की पावर, वो इसके शुरू में मल्टीप्लाई हो जाएगी। लॉगरिथम का रूल इस्तेमाल कर लिया तीसरा, ये log e 1 के इक्वल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20k इंटू 1 20k, और लेफ्ट साइड पे आ जाएगा log 3/5। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम 20 से, और इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड कर लेंगे। ये अप्रॉक्सीमेटली -0.0256 के की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद है साउंड इंटेंसिटी, डेसिबल्स। Intensity of sound is the amount of sound energy passing through a unit area per unit time। यानी कि एक खास यूनिट टाइम के अंदर यूनिट एरिया में से पास करने वाली जो साउंड एनर्जी है वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहलाती है। उसको हम डेसिबल से रिप्रेजेंट करते हैं, डी स्मॉल और बी कैपिटल। साउंड इंटेंसिटी वेरी ओवर ए वेरी वाइड रेंज। इट इज मेजर्ड ऑन ए लॉगरिथमिक स्केल कॉल्ड द डेसिबल स्केल। इसका हमारे पास जनरल फार्मूला है, कैपिटल एल इज इक्वल टू 10 साउंड लेवल है, 10 लॉग कैपिटल आई ओवर कैपिटल आई नॉट। कैपिटल आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। आई नॉट क्या है, ये बेसिकली वो वैल्यू है जो कोई एक इंसान, ह्यूमन पर्सन सुन सकता है, मिनिमम साउंड जो है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू है हमारे पास आई नॉट इज इक्वल टू 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास है आई नॉट की वैल्यू, फिक्स वैल्यू है। ये क्वेश्चन के अंदर, एग्जांपल के अंदर में ये वैल्यू यूज करें। विच इज द मिनिमम साउंड इंटेंसिटी दैट ए नॉर्मल ह्यूमन कैन डिटेक्ट। एग्जांपल हम देखते हैं इसकी, एग्जांपल नंबर 24 और 25। इसमें हम साउंड लेवल फाइंड करेंगे। ए साउंड हैज इंटेंसिटी आई 10⁻⁻4 एंड रेफरेंस इंटेंसिटी आई नॉट, यानी कि मिनिमम साउंड इंटेंसिटी ये है 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर होते हैं इसकी यूनिट। फाइंड द साउंड लेवल, एल आपने फाइंड करना है, आई नॉट और आई दिया हुआ है। आई की वैल्यू हमारे पास 10⁻⁻4, आई नॉट की 10⁻⁻12 पुट कर दिया है। ये 10⁻⁻12 ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, बेस इक्वल इनकी पावर ऐड कर लेंगे, 12 - 4 8 आ जाएगा। अब 8 जो है इसके शुरू में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 80। लॉग 10 बेसिकली 1 के इक्वल होता है, लॉग 10 1 के इक्वल। क्योंकि अगर लॉग हमारे पास आ जाए 10, तो यहाँ पे भी इसका बेस जो है 10 होगा। जब बेस और फंक्शन वैल्यू दोनों सेम आ जाए तो ये 1 के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 80 डी बी। एग्जाम्पल नंबर 25 है, ए साउंड हैव लेवल एल इज इक्वल टू 60 डी। ये हमें उसके साउंड लेवल दे दिए, इंटेंसिटी उसकी दे दी हमें। मिनिमम साउंड इंटेंसिटी जो है आई नॉट 10⁻⁻12 फिक्स है ये। फाइंड द इंटेंसिटी, आई आपने फाइंड करना है। एल आपको दिया हुआ है 60, स्मॉल आई नॉट दिया हुआ है 10⁻⁻12। इसमें पुट करेंगे, पहले ये 10 इस पे डिवाइड करेंगे, 6 आ जाएगा। उसके बाद हमने इस वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, यानी कि 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 आई ओवर 10 की पावर -12 के इक्वल आ जाएगा। ये वैल्यू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बेस इक्वल है इनके, इनकी पावर को ऐड कर लेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, इनकी बेस इक्वल है, इनकी पावर को ऐड कर लेंगे, 10 की पावर -6 वाट पर मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा।
साउंड लेवल आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 26 है, साउंड लेवल एट 2 पॉइंट्स आर L1 90 dB and L2 60 dB. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर इंटेंसिटी I1 ओवर I2। I1 I2 की इंटेंसिटी फाइंड करनी है और मिनिमम इंटेंसिटी साउंड जो है वो है I0 इज इक्वल टू 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। सोल्यूशन देखें इसका, गिवन आपको क्या है L1 90 और L2 60, I1 I2 की रेशियो फाइंड करनी है। फार्मूला हमारे पास क्या है साउंड लेवल का, L इज इक्वल टू 10 log I ओवर I0। अब L1 और L2 हमारे पास क्या होगा, L1 का फार्मूला बनेगा 10 log I1 ओवर I0 और L2 का फार्मूला बनेगा 10 log I2 ओवर I0। इसमें आप L1 की वैल्यू और L2 की वैल्यू ये गिवन है 90 और 60, ये पुट कर देंगे, यानी कि 90 यहाँ पे लिख देंगे और 60 यहाँ पे लिख देंगे। जब लिख देंगे ये 10 इस पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। जब डिवाइड कर दें 90 आ जाएगा और आ जाएगा log I0 ओवर I1। अब इसका बेस 10 है, तो जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 10 की पावर 9 I0 ओवर I1 ओवर I0 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि ये वाली रकम आ जाएगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे I0 की वैल्यू 10 की पावर -12 पुट कर सकते हैं। अब दूसरी जो है L2 का हमारे पास फार्मूला, L2 इज इक्वल टू 10 log I2 ओवर I0। अब इसमें हम क्या करेंगे, L2 की वैल्यू 60, ये 10 log I2 ओवर I0, 10 से डिवाइड कर देंगे 6 आ जाएगा, इसका बेस भी 10 है, तो जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 10 की पावर 6 I2 ओवर I0 के बराबर। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गए 1 और 2, इनको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे जब आप, तो यहाँ पे पहले देखें I1 ओवर I0 10 की पावर 9 के इक्वल है, I2 ओवर I0 10 की पावर 6 के इक्वल है। जब आप इनकी रेशो फाइंड करेंगे हम I1 ओवर I0 के नीचे I2 ओवर I0 लिख देंगे, ये वाले लिख दिया हमने, तो I0 कैंसिल हो जाएगा, I1 ओवर I2 इसकी रेशो आ जाएगी। अब I1 ओवर I0 की वैल्यू है 10 की पावर 9, वो लिख दिया ऊपर, और I2 ओवर I0 की वैल्यू है 10 की पावर 6, वो लिख दिया। 6 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, 10 की पावर 3 आ जाएगी। 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1 के साथ 3 0, तो I1 ओवर I2 इनकी रेशो हमारे पास क्या आ जाएगी 1000, विच इज द रिक्वायर्ड रेशो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ द साउंड लेवल, इनकी रेशो आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास दो तरह के हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज ए मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट इन विच द इंटरेस्ट अर्न इन ईच पीरियड इज एडेड टू द प्रिंसिपल या इनिशियल अमाउंट, यानी कि जो अमाउंट हम बैंक में ऐड करवाते हैं, जमा करवा देते हैं, तो इंटरेस्ट उसमें ऐड होके जो वैल्यू आती है, जो इंटरेस्ट लगता है, वो दो तरह का इंटरेस्ट होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो सो दैट इंटरेस्ट इज अर्न ऑन बोथ ईच द प्रिंसिपल एंड द अकोमुलेटेड इंटरेस्ट, यानी कि जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है जो उसने जमा करवाई है, और जैसे जैसे इंटरेस्ट लगता जाएगा उसकी अकोमुलेटेड इंटरेस्ट लग के उसकी जो अमाउंट बन जाएगी। दिस रिजल्ट इज एक्सपोनेंशियली ग्रोथ ऑफ मनी ओवर टाइम, ये बेसिकली एक्सपोनेंशियली ग्रोथ उसकी होती है जो कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए, एंड इज वाइडली यूज्ड इन बैंकिंग एंड फाइनेंस सिस्टम टू मॉडल इन्वेस्टमेंट ग्रोथ। कंपाउंड इंटरेस्ट जनरली क्लासिफाइड टू टाइप्स, डिस्क्रीट कंपाउंडिंग और कंटिन्यूस कंपाउंडिंग। डिस्क्रीट कंपाउंडिंग देखें क्या है। डिस्क्रीट कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हम एक खास अमाउंट जो है, इनकम अपनी रकम जो है, वो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, आधे साल के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए फिक्स करवा देते हैं, फिक्स टाइम इंटरवल। तो इंटरेस्ट इज नॉट एडेड कंटिन्यूसली, डेली बेसिस पे, मंथली पे, ईयरली नहीं लगता है, बिल्कुल एंड पे जाके इंटरेस्ट लगेगा, बट ओनली एट स्पेसिफिक इंटरवल्स एंड द फ्यूचर अमाउंट इज कैलकुलेटेड यूजिंग ए फिक्स कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। दिस टाइप ऑफ कंपाउंडिंग लीड टू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ मनी ओवर टाइम। ये हमारे पास जो डिस्क्रीट कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये बेसिकली ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोसेस है। इसमें आप अमाउंट को 5 साल के लिए, 10 साल के लिए फिक्स करवा देते हैं,
आप वहाँ से ड्रा नहीं करवा सकते। अब उसका जो इंटरेस्ट होगा वो शो भी नहीं होगा, एंड पे जाके हमें उसका इंटरेस्ट मिलेगा और साथ जो हमने अमाउंट जमा करवाई होगी वो। इसका जनरल फार्मूला क्या है? ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर ओवर एन रेज टू एन टी। ए हमारे पास क्या है? जो हमें एंड पे अमाउंट मिलेगी, फाइनल अमाउंट। पी हमारे पास क्या है? जो हम अमाउंट जमा करवाएंगे। आर हमारे पास क्या है? रेशियो है इंटरेस्ट की। 10% है, 5% है, 3% है, जितने भी है वो इसका इंटरेस्ट रेट है। एन हमारे पास क्या? नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्टेड इज कंपाउंड पर यूनिट टाइम। जितने साल के लिए हमने उसको या जितने टाइम के लिए हमने उसको फिक्स करवा दिया है, एन वो है। और टी जो है, टाइम मेजर इन द सेम यूनिट एज द कंपाउंडिंग पीरियड। टाइम भी, टी जो है वो टाइम है। एन हमारे पास नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी मसलन क्वार्टरली है, ईयरली है या 2 ईयरली है, वो आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट है कंटिन्यूस कंपाउंड इंटरेस्ट। Continuous compound interest is a method of calculating interest in which the interest is assigned to added to the principal continuously at every instant of time। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, कंटिन्यूस कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है कि हमारे पास अगर फर्ज कर लिया हमने 1000 रुपया जमा करवाया, साल के बाद या 6 महीने के बाद जब भी बैंक प्रॉफिट पे करता है तो उस पर प्रॉफिट उसमें ऐड हो जाएगा। अब जो उसकी ऐड होने के बाद जो अमाउंट बनेगी 6 महीने या साल के बाद, उस पर इंटरेस्ट लगेगा। इस तरह इंटरेस्ट जब वो ऐड होता जाएगा और जो अमाउंट बनेगी उस पर नेक्स्ट ईयर जो है वो इंटरेस्ट फिर दोबारा लगेगा। इन दिस केस द कंपाउंडिंग अकर्स विदाउट एनी फिक्स इंटरवल। कोई फिक्स इंटरवल नहीं है इसमें। एंड द अमाउंट इंक्रीज स्मूथली ओवर टाइम। स्मूथ इंक्रीज होगी, मसलन 10% इंक्रीज हो रही है हर साल, फिर 10% इंक्रीज होती जाएगी। टाइप ऑफ कंपाउंडिंग रिप्रेजेंट द लिमिटिंग case of discrete compounding when the number of compounding period becomes infinitely large। वो कहता है कि अगर टाइम पीरियड जो है यानी कि एन जो है वो इन्फिनिटी लार्ज हो जाए तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, कंटिन्यूस कंपाउंड इंटरेस्ट और डिस्क्रीट कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो तकरीबन सेम हो जाते हैं। अब इसका फार्मूला क्या है? कैपिटल ए इज इक्वल टू पी ई रेज टू आर टी। ए इसमें क्या है? फाइनल अमाउंट टाइम के बाद जो भी होगी, यानी कि जो हमने अमाउंट जमा करवाई होगी, जो उसका इंटरेस्ट होगा उनका प्लस। पी हमारे पास वो अमाउंट है जो हमने इन्वेस्ट की है, जमा करवाई है। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम टी टाइम पीरियड, जितने साल के लिए, जितने ईयर के लिए वो बैंक में पड़ी होगी। एग्जाम्पल नंबर 27 और 28 देखें। सम ऑफ 100 रुपी इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर कंपाउंड इन कंटिन्यूसली। ये कंटिन्यूसली है फॉर 3 ईयर्स। फाइनल अमाउंट आपने फाइंड करने, ये वो अमाउंट है जो हमने जमा करवा दी है। इसका है रेट, इसका क्या है? 5%। 5% का मतलब होता है 5/100। इसको आप लिख लेंगे 0.05। टी इसका क्या है? 3 ईयर्स। टाइम इसका 3 ईयर। इसमें आप पी की वैल्यू ई वैसे लिख देंगे और आर की वैल्यू 0.05 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टी की वैल्यू 3 है तो यह आ जाएगा 0.515। ये कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, यह आ जाएगा 1.1618। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह 3 साल के बाद जो आपने 1000 रुपये जमा करवाया होगा वो 1161.8 रुपीज बन गए। अब डिस्क्रीट की एग्जांपल दी है। एग्जांपल नंबर 28 है। ए सम ऑफ 5000 इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 8% पर annum, यानी कि पर ईयर कंपाउंड क्वार्टरली। क्वार्टरली से क्या मुराद है? 4 हिस्से। फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स। इसमें देखिए हमारे पास हमने जितनी अमाउंट पे जमा करवाई वो 5000 है। रेट इसका क्या है? इंटरेस्ट का 8%। इसको आप 0.8/100 या 0.08 लिख देंगे। क्वार्टरली कंपाउंडिंग क्या है? एन इज इक्वल टू 4 है। क्वार्टर बेसिकली थे 4। टाइम ईयर कितना है? 3 ईयर्स। फार्मूला हमारे पास क्या है? ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर ओवर एन रेज टू एन टी। पी की वैल्यू 5000, 1 प्लस आर की वैल्यू, एन की वैल्यू, एन और टी की वैल्यू। अब पहले इनका एलसीएम लेके इनको कैलकुलेट कर लिया 1.02, या इसको डिवाइड करके प्लस कर लिया 1.02।
इनको मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे और 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 6341.2 रुपीज़। ये हमारे पास उसका आएगा 3 ईयर फिक्स जब हम करवा देते हैं, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 की थ्योरी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.5 करें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।